तो नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम सारे नु। तो हम आ चुके हैं आपका अगला वीडियो लेके आपके बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्माकोलॉजी सॉल्युबिलिटी का। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरैक्शंस बता दिया था और आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स का मतलब पहले जानते हैं क्या होता है। सॉल्युबिलिटी आप समझ चुके होंगे, कोई भी चीज किसी में कितने अच्छे से घुल सकती है। अब आइडियल पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ। आइडियल देखिए, बेसिकली अगर बात की जाए बच्चों तो आइडियल कोई चीज एग्जिस्ट तो करती नहीं है, पर अगर हम यहां आइडियल की बात करें तो आइडियल का मतलब है जहां पर हमें सबसे ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स मिले। बेटर प्रोडक्ट्स जैसे अब बिस्किट तो कई सारी कंपनियां बना रही हैं, पर हमें जिसका सबसे अच्छा लगेगा हम उसका खाएंगे। तो जो बेटर प्रोडक्ट होगा हमें ज्यादा सूट करेगा उसे हम आइडियल कहते हैं। अब ऐसी बात करते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आखिर होता क्या है। तो इसको बताया था हिल्डब्रांड ने और उन्होंने अपने सॉल्युबिलिटी पैरामीटर दिए थे। उन्होंने एक न्यूमेरिकल एस्टिमेट बताया था डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मटेरियल और कहा था ये गुड इंडिकेशन हो सकता है सॉल्युबिलिटी का। अब इस बात को समझिए, अगर दो लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे आपस में तभी सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी होती क्या है बच्चों, देखिए थोड़ा सा, ये अगर सॉल्यूट है, ये मेरे चार उंगली और ये सॉल्वेंट है, तो अगर सॉल्यूट के बीच में जितना साइज है सॉल्वेंट के बीच में उतनी एरिया रहेगी तो ये अच्छे से इंटरैक्ट कर जाएगा। ये देखिए अच्छे से इंटरैक्शन है। पर अगर ये इंटरैक्शन अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, तो ये इंटरैक्शन अच्छा नहीं होगा। और इसी इंटरैक्शन का एस्टिमेट दिया था हिल्डब्रांड ने और उसी के बेसिस पे उन्हें सॉल्युबिलिटी की बात की थी। अगर उन्होंने कहा कि डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बहुत ही अच्छा होगा, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन अच्छा होगा मटेरियल्स के बीच, तो गुड इंडिकेशन होगा किसका, सॉल्युबिलिटी का। और पर्टिकुलरली किसके लिए, नॉन पोलर मटेरियल्स के लिए। अब नॉन पोलर पोलर की बात करते हैं तो क्या होता है, जब भी ये वाटर बनता है तो वाटर में अपोजिट चार्जेस बनते हैं जिनको कहते हैं पोल्स का बनना। तो पोलर जो होते हैं वो जबरदस्ती खींच लेते हैं। जैसे कि अगर ये सॉल्वेंट है और ये पोलर नहीं है, अरे पोलर है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को अपने से खींच खींच के दूर दूर कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो इसमें हमको सॉल्युबिलिटी पैरामीटर पता करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने से क्रिएट कर लेता है। पर वहीं अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर मटेरियल्स के लिए इंटरैक्शन की बात ज्यादा होती है। कह रहा है जिनका सिमिलर वैल्यू होगा इंटरैक्शन का, सिमिलर वैल्यू होगा, ये सॉरी गलती से आ गया है, वो मिसिबल होंगे। मिसिबल वो जो आपस में मिल सके, जैसे पानी और नमक, पानी और चीनी। अब इसका डेफिनेशन देते हैं। इन्होंने कहा कि द हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। क्या बोला इन्होंने बच्चों, हिल्डब्रांड का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो है वो स्क्वायर रूट होगा कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का। पर सवाल आता है कोहेसिव एनर्जी होती क्या है। देखिए फोर्स दो टाइप के होते हैं, एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव आपने कई जगहों पे देखा भी होगा, फेविकोल, फेविक्विक, उसमें एडहेसिव लिखा होता है। कोहेसिव का मतलब जब दो लोग एक जैसे हों, वो आपस में बॉन्ड किस तरीके से बनाए उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो इन्होंने कहा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इंडिकेट कर रही है क्या, एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन इन कैलोरीज पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कोई भी चीज मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल अपने से जो बॉन्ड बनाएगा, खुद से जो बॉन्ड बनाएगा वो कोहेसिव एनर्जी होगी। और इसको ब्रेक करके इसको गैसियस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी निकलेगी वो इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। और ये क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड जो टूटेगा उससे जो एनर्जी निकलेगी वो कोहेसिव एनर्जी कहलाएगी। बट किसमें होगी हमेशा, कैलोरीज पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। और जैसा कि हमने बताया कि जितना एनर्जी होगा वो कोहेसिव होगा, तो इन्होंने भी क्या कहा, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा डिग्री ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स होल्डिंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। वही बात आप लोग को यहां भी बताई गई है बच्चों। ये जो हम बॉन्ड की बात कर रहे थे कि जो बॉन्ड टूटेगा वो इसी के कारण टूटेगा। और ये सॉरी इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्रेशन दे देंगे। अब अगला आता है हीट ऑफ एक्सप्रेशन।
आई होप इसको सही किया गया था। चलिए, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता है जो एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज द लिक्विड। तो ये तो सिंपल सी बात है, सेम चीज है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्यों जरूरी है, सॉल्युबिलिटी क्या है। हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है और गैस इन लिक्विड हो सकता है। जैसे कि आपने दवाइयां बनाई तो आप कई बार ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जहां पे आपको लिक्विड अलग मिलता है और सॉलिड अलग मिलता है, आपको मिलाना पड़ता है। तो आप किस कंसंट्रेशन में मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। आप लोगों ने अगर दवाइयों का पैकेट देखा होगा या कोई सिरप देखा होगा तो पीछे दिया होता है सबका हर एक कंस्टिट्यूएंट होता है, इतना ग्राम पर एमएल, इतना ग्राम पर एमएल। तो उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पहले पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या कह रहा है, कितना कंसंट्रेशन है डिसॉल्व्ड गैस का जब वो इक्विलिब्रियम है किसी दूसरे प्योर गैस से अबव द सॉल्यूशन। मतलब दो गैसेस आपस में मिक्स किए गए हैं और फिर मतलब दिखा देता है, जैसे ये है, इसमें ये है लिक्विड, ठीक। अब इसमें हमने डाल दिया गैस, कहीं कहीं गैस है, ये रहा गैस। तो ये गैस जब हम मिक्स कर रहे थे तो बाहर भी गैस है। अब इसके साथ ये इक्विलिब्रियम में है, तब उसका कंसंट्रेशन डिसॉल्व्ड गैस का क्या होगा, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। पर सवाल आता है कि ये किस किस चीज के कारण इफेक्ट होती है। अगर हम प्रेशर ज्यादा देंगे तो इफेक्ट होगी, और ये किसने दिया था, हेनरीज लॉ ने। हेनरी ने क्या कह के रखा है बच्चों कि प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। एक्सक्यूज मी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। इन्होंने कहा कि अगर कोई गैस है लिक्विड के ऊपर तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ऊपर से ढकेलेंगे तो और ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होना स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहली बात थी। ये जो दिया हुआ है इसको आप कट कर सकते हैं, और ये बात यहां लिखी गई है, सॉरी इसको मत कट करिए, ये बात अभी आप लोग को बताई गई कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैस। जैसे कोक की बात करिए, कोक में गैस भरा होता है किस चीज पे, प्रेशर पे। जैसे आप उसका प्रेशर ओपन करते हैं गैस तुरंत बाहर आने लगता है। तो वो हेनरीज लॉ के बेसिस पे ही बताया गया था। अगला है टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ गैस। अब इसका मतलब देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं दो लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल, और इनके बीच गैस भरा हुआ है। पर अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो लिक्विड वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा इसके बीच लोग ज्यादा आएंगे। अगर आप लोग ने कभी ऑटो में या टेम्पो में ट्रेवल किया होगा तो आप देखते हैं कि सीट पे कई बार जगह नहीं मिलती, हम थोड़ा सा बच के बैठते हैं। पर जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आता है, अगल बगल वाले लोग भी उछलते हैं, हम भी उछलते हैं, और हम बढ़िया से एडजस्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर के साथ भी सेम केस होता है। टेम्परेचर से स्पीड ब्रेकर जो मॉलिक्यूल को और तेजी से मूव करने में हेल्प करता है। अगला क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, आप एंड तक देख रहे हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि और क्या बेटर किया जा सकता है, या आपको वीडियो कैसे लगी, हमें बहुत हेल्प होगी। तो अगला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ये देखिए, कह रहा है द लिबरेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम सॉल्यूशन with the addition of an electrolyte is called salting out. Presence of salting out increases the solubility of gases in liquid. ये क्वेश्चन आता है कि इसके प्रेजेंस से क्या होगा। ये कह रहा है कि डिसॉल्व्ड गैस किसी सॉल्यूशन से रिलीज होंगे जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा। इसे कहते हैं सॉल्टिंग आउट। अगर हम उसमें से सॉल्ट डालते जाएंगे तो उसमें से गैस निकलता जाएगा। तो उसी की बात की जा रही है, जितना ज्यादा हम सॉल्टिंग आउट करेंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल रिएक्शन। ये सिंपल सी बात है, ये कह रहा है अगर गैस और सॉल्वेंट के बीच केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन तेज होगा। अब इस बात को समझिए,
मान लीजिए ये रिएक्टेंट है R और A और ये प्रोडक्ट है P। तो अगर इनका केमिकल रिएक्शन फास्ट है, केमिकल रिएक्शन फास्ट कब होगा? जब दोनों आपस में अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे, डिसॉल्व कर पाएंगे। और अगर केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा तो वो क्यों होगा? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और कोई रीजन तो हो नहीं सकता है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है और किस किस चीजों से इफेक्ट होती है। अब अगला आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अभी आप लोग को बताएगा लिक्विड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है। चलिए, तो ये तो साफ साफ कह रहे हैं किस लिए जरूरी है? फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब ये कितने हो सकते हैं? नॉन पोलर हो सकते हैं, सेमी पोलर हो सकते हैं और पोलर हो सकते हैं। नॉन पोलर मतलब देखिए बच्चों, C6H6 बेंजीन कह रहा है, कहीं पे भी इसके चार्ज नहीं होता है, जैसा कि आपको वाटर में बताया गया है लास्ट स्लाइड में। देखिए यहां पे बताया जा रहा है ना, ये पोलैरिटी बेंजीन में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। सेमी पोलर एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल कुछ ऐसा होता है, पीने वाले की बात नहीं हो रही है बच्चों, पीने मत बैठ जाइएगा कि सर ने बोल दिया एल्कोहल। तो यहाँ पे इस ग्रुप के कारण पोलैरिटी रिड्यूस होती है, और जो पोलैरिटी होती है सिर्फ इसके कारण होती है। तो ये हल्का सा नेगेटिव और हल्का सा पॉजिटिव होगा। वही अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में दोनों साइड हाइड्रोजन है, R नहीं है, कार्बन ग्रुप नहीं है, और कार्बन कोवेलेंट होता है। अगर कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो अल्कोहल इसीलिए सेमी पोलर में आता है। और वाटर तो आपको दिख ही रहा है, वाटर तो अभी आपको बताया गया था। तो ये एग्जांपल्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसको क्लासिफाई किया गया है बच्चों, कंप्लीट मिसिबल हो, कंप्लीट मिसिबल मतलब पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा मिक्स हो, या इमिसिबल। कंप्लीट मिसिबल मतलब जैसे पानी और नमक होता है। पार्शियल मिसिबल मतलब जब पानी चीनी को हम मिक्स करते हैं तो ज्यादा मिक्स करने के बाद भी दिखता है। इमिसिबल मतलब पानी और सैंड या पानी और मिट्टी। तो ये तीनों आप समझ चुके होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको टिक कर लीजिएगा, जरूर से पढ़िएगा, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों जरूर से। ये वो टेम्परेचर है जहां पे दो को एग्जिस्टिंग लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल होते हैं एक दूसरे से, और एक फेज लिक्विड सिस्टम बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा आपको समझाया जा रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर है, मान लीजिए लिक्विड A है और ये है लिक्विड B, दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करते होंगे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे A और B आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, और इतनी तरीके से मिक्स हो जाएंगे कि ये लिक्विड लगेगा कि एक ही फेज में है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस भाषा में। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग की किसी से क्लास में बात नहीं हो रही होती है, आप लोग एकदम अलग लिक्विड और लिक्विड बी की तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पर अचानक से एक ऐसा टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर का नाम होता है एग्जाम। अगर आपने कोई शैतानी की रहती है तो जैसे एग्जाम वाला टेम्परेचर आता है, जो ये लिक्विड A और लिक्विड B हैं, दो अलग अलग लोग जो आपस में बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, एग्जाम में अगर आसपास बैठ गए तो आपस में एकदम मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों को क्या करनी है, दोनों को चीटिंग करनी है। तो आपस में एकदम मिल जाएंगे, और इस तरीके से मिल जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि कभी बात नहीं करते थे। तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे दो लिक्विड एज वन एग्जिस्ट करेगी, और इतना ज्यादा विजिबल हो जाएगी कि लगेगा कि सेम फेज में, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। जैसे वाटर एल्कोहल को मिलाएंगे एक टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद तो एकदम सेम लगता है, अलग नहीं किया जा सकता है, दूध और पानी वैसे की बात हो रही है। अब इसमें भी दो टेम्परेचर आते हैं, एक आता है अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर और एक आता है लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर होता है एक टेम्परेचर जिसके ऊपर दो लिक्विड फेज सिस्टम एक सिंगल की तरह बिहेव करेंगे, जैसे कि फिनॉल और वाटर का सिस्टम। इसके बीच हाइफन होना चाहिए था, क्या कहा बच्चों? अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसपे दो अलग अलग, मतलब दो लिक्विड जो है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनसे ऊपर जाके एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। और फिनॉल वाटर सिस्टम में एग्जांपल आपको याद रखना है जिसका कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है 66.82 डिग्री सेल्सियस।
और दूसरा आता है लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, जहां कंप्लीटली मिसिबल होने के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट से उनको बहुत नीचे आना पड़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर लोअर विच, और इसका एग्जांपल है ट्राई इथाइल अमीन और वाटर, और इसका कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है 18.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसका एक ग्राफ है बच्चों, ग्राफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और थोड़ी बनाने में हमें दिक्कत हो गई थी। अब देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के लिए, जो टर्म्स है और बताएगा कि कैसे हम किसी चीज को वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल और सॉल्युबल करेंगे। अगर वेरी सॉल्युबल क्या है, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल कब कहेंगे, जब एक पार्ट से कम उसमें डिसॉल्व हो रहा होगा, मतलब एक पार्ट से कम सॉल्वेंट चाहिए सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, मतलब बहुत ताकतवर कब है, जब एक आदमी एक को पूरा उठा दे। फ्रीली सॉल्युबल कब है, जब 1 से 10 पार्ट चाहिए होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूट को खत्म करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए। सॉल्युबल जब 10 से 30 लोग चाहिए होंगे एक आदमी को घिरवा के पिटवाने के लिए। स्पेरिंगली जब और ज्यादा 30 से 100 लोग चाहिए होंगे। स्लाइट जब 100 से 1000 चाहिए होंगे। वेरी स्लाइट मतलब 1000 से 10,000, और प्रैक्टिकली इन्हीं सॉल्युबल 10,000 से ज्यादा लोग चाहिए, मतलब ये इनसॉल्युबल साउथ का हीरो होता है, साउथ का हीरो। इसको मारने के लिए पूरे बुल्ले का खानदान, पूरा गांव आ जाता है, तब भी कुछ नहीं होता। अब देखिए आता है राउल्ट्स लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, हेनरीज लॉ की तरह ही है ये भी, तो डरिएगा नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, प्रेशर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये हमने पढ़ रखा है हेनरीज लॉ में। देखिए ये रहा, ये हमने पढ़ रखा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं P, ये कांस्टेंट का साइन हटेगा और आएगा P नॉट चाई। तो P जहां पे वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो हम P नॉट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू चाई, और हम दोनों साइड से चाई ये मान लेते हैं सॉल्वेंट का है, तो चाई 1 लिख दे रहा है, और हम दोनों साइड से 1 सबट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस चाई 1। एलसीएम लेंगे तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू चाई 2, क्योंकि चाई 1 प्लस चाई 2 इज इक्वल टू 1। और इन्हीं भैया जी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। राउल्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल और रियल सॉल्यूशन बताने के लिए। अब आइडियल और रियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी भी बात कर ली जाए। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो, सबसे पहली बात तो आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइडियल मतलब आपको ये सब पढ़ना चाहिए अपने बुक से, अपनी कॉपी से, पर आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज गए पढ़ने के लिए, पर आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज ओबे राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट्स लॉ को कभी तोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा राउल्ट्स लॉ को मानेगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई। ठीक है। दूसरा, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, मतलब हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जब मिक्स करेंगे तो जीरो होगी, चेंज नहीं होगी। तीसरा, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने में जो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी जीरो होगा। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। अब आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखिए यहाँ भी फॉर्मूला ये लोगों ने हटा दिया है, थोड़ा सा हम सीख रहे हैं बच्चों, तो इसीलिए। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और आपका ये चैप्टर, ये यूनिट खत्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्यार देते रहिएगा। साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय।